हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम जो पेट परीक्षा है ना उत्तर प्रदेश का, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसमें जो एक सेट है उसको हम देखेंगे किस प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे मैथमेटिक्स, कैसे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में देखेंगे पार्ट वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम जीएस का पार्ट कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन होंगे आने वाले सेशन में हम उसी प्रकार से, ठीक है, उसी स्तर में कवर करने की कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, इसको पढ़िए, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि इनका जो टेन्योर था, इनका इम्पायर, ये लोग कब काम कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इल्तुतमिश इन चारों में, मतलब मेरी जानकारी से ये ठीक है, इल्तुतमिश सबसे पहले था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अकबर तो 1556 में आते हैं। ठीक है, 1556 में आते हैं। और उसके बाद उसके पहले, अकबर से पहले से सूरी भी 1540 में आ चुके थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो मतलब ठीक है, मैं ऑरेंज कर लिया क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेट पता है। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने हैं तो आपको भी थोड़ा सा कुछ जो फेमस है ना, जो इल्तुतमिश, ऐसे जो मेडिवल हिस्ट्री में कुछ पार्ट हैं उनका शासनकाल पेट की एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश का अगर शासनकाल देखें तो ये 1211 से ही स्टार्ट हो जाता है और 36 तक चलता है। ठीक है, जब तक रजिया सुल्तान नहीं आ जाती हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 एडी है। ठीक है, ये सारी बातें एडी की हो रही हैं, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखेंगे अगर आप, तो 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, 1296 से लेके 1316 मीन्स 1296 टू 1316 तक का पीरियड है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ठीक है, इसने पूछ लिया, अगर याद है तो आप आने वाले एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर लेंगे अगर आपको अभी याद ये हो जाता है तो। ठीक है, अब इस हिसाब से आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले किसका शासनकाल स्टार्ट हुआ, तो इल्तुतमिश का 4, उसके बाद किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बाद किसका है 1540 में शेरशाह सूरी का फर्स्ट, उसके बाद किसका है, फिर आते हैं आपके अकबर। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो वो सही होगा। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 4312 है ना, तो ये हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था इल्तुतमिश सबसे पहले आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर। थोड़ी थोड़ी इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं जो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश के विषय में थोड़ी सी जानकारी, इनको मतलब ये इस प्रकार के शासक थे और इनको मतलब इस प्रकार की उपाधि मिली थी, किस प्रकार की, गुलामों के गुलाम, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, वो गौरी के गुलाम थे, गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। ठीक है, वो तो अलग बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से इन्होंने शादी भी करी थी। ठीक है, तो दामाद और गुलाम की उपाधि भी इन्होंने ली थी। ठीक है, और इनको ना एक अमीरुल उभरा करके एक उपाधि इनको मिली थी जब इन्होंने खोखरों के विरुद्ध एक मतलब युद्ध करा था कोई कार्य प्रणाली में। ठीक है, तो खोखरों के विरुद्ध इन्होंने कोई कार्य करा था, तो इनको एक अमीरुल करके उपाधि मिली थी। और दिल्ली का इनको मतलब संस्थापक माना जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इतनी जानकारी है ना। और एकता व्यवस्था जो आई थी उसको सही ढंग से लागू करने वाले व्यक्ति यही थे, कौन, इल्तुतमिश। तो इनकी विषय में तो हमने ले ली जानकारी। बचे अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन अपने एम्पायर को एक्सपांड करने में बड़ा माहिर इंसान थे। तो ये अफ़गान से लेके जो मध्य भारत है ना, तो उत्तर मध्य भारत है ना, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक का विस्तार इन्होंने करा था अपने साम्राज्य का। ठीक है, बाकी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे।
अकबर हैं तो अकबर का 1556 से 1605 के बीच में इनका शासनकाल था। और इनके विषय में एक क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक कि इन्होंने इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के कालनौर में। तो ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में बने तो पंजाब का कालनौर आप याद रखें, ठीक है। तो ये रहा किसके विषय में, अकबर के विषय में, ठीक है। अकबर के विषय में एक जानकारी और आप ले सकते हैं कि इनके संरक्षण में मतलब इनके संरक्षक के रूप में बैरम खान काम करते थे। तो उन्हें कब तक काम किया था, 1556 से 1560 तक, ठीक है। तो ये जानकारी भी रखें। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ना, तो वो अकबर ने ही लड़ा था, किसके साथ, हेमू के साथ, कब, 1556 में। अब द्वितीय आपको पता चल गया, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पता चल गया, तो प्रथम भी याद कर लीजिए। प्रथम बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, कब लड़ा था, 1526 में, ठीक है। तो ठीक है ना। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के विषय में। तो ग्रांड ट्रंक रोड का नाम सुना ही है आपने, है ना। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने वाले थे शेरशाह सूरी। सबसे छोटा शासनकाल 5 साल का इन्हीं का था, ठीक है। और इनके विषय में क्या जाने, और बाकी आने वाले सेशन में देख लेंगे, ठीक है। अभी बहुत बड़ा पेपर है, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि इनमें से बताना है कि शिवाजी के समकालीन इनमें से कौन थे। तो शंकराचार्य तो हो नहीं सकते, ये तो 788 एडी के नियर अबाउट माने जाते हैं कि इनका लगभग ये समय काल था, है ना। नामदेव 1200 समथिंग के आसपास थे, ये मतलब महाराष्ट्र सेक्टर में एक पोएट थे, ठीक है। तो नामदेव तो नहीं है। और शिवाजी का शासनकाल अगर आप जान जाते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये 1674 से 1680 के बीच में इनका शासनकाल था। कब था, 1674 से 1680, 1674 यानी 1674 टू 1680, ठीक है। ये था शिवाजी का शासनकाल, ठीक है। अब इसके बीच में शंकराचार्य नहीं है, है ना, नामदेव हैं। तो इनका शासनकाल इनका जो मतलब पीरियड है 1270 एडी के आसपास, ये मतलब अपना महाराष्ट्र सेक्टर में एक पोएट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मतलब ये एक वारकारी संप्रदाय से रिलेटेड थे, उस समय फेमस थे, वारकारी संप्रदाय भी फेमस था, इसलिए इनको ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम बात करें कि इनका चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु का तो 1486 के आसपास का है, ठीक है। ये इसके आसपास के व्यक्ति हैं 1486 एडी के। तो इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी, चैतन्य महाप्रभु को जो राधा कृष्णा है ना, उनका संयुक्त अवतार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चे। अब देखिए ये तीनों हैं नहीं तो तुकाराम बच्चे यही हैं, ठीक है। तो तुकाराम जी के विषय में बस इतनी जानकारी रखिए कि 1608 से 1650 के बीच में ये थे, और ये एक भक्ति कविता के मतलब अंग के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुकाराम सही जवाब हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के था, इजी नहीं था, जानकारी होती तभी। देखिए इजी क्वेश्चन इसे बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए लॉर्ड रिपन तो वायसराय थे, लीटन तो वायसराय थे, इन दोनों को हटा दीजिए। लॉर्ड क्लाइव तो ये गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल नहीं थे सॉरी। तो लॉर्ड क्लाइव को भी हटा दीजिए, बचे कौन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर से ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग फर्स्ट व्यक्ति थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब बनाया गया उनको, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वायसराय कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, है ना। तो फर्स्ट वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति हैं, वो है लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगर देखिए अंततः जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 1947 के आसपास भारत के मतलब जब भारत पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ, तब अंतिम गवर्नर पूछेगा भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन होंगे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ये उस टाइम की बात है जब स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी जानकारी पर्याप्त है, ये
इतनी जानकारी आपको मतलब ठीक है। चरक संहिता किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, चरक संहिता। तो इसमें चरक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने चिकित्सा के सेक्टर में कुछ काम करा था। उनका जो नॉलेज था उसको कोडिफाई करा गया और एक संहिता बनाई गई कोडिंग करके, या फिर एक मतलब किताब लिख के, तो उसको मतलब चरक संहिता बोला गया, ठीक है। तो चरक संहिता के विषय में ठीक है। चरक संहिता के विषय में एक थोड़ी सी जानकारी और आपको एक्स्ट्रा देना चाहेंगे, वो क्या है, सोचिए क्या है। जो अग्निवेश नाम के व्यक्ति थे ना, वो मुख्य इसके मतलब रचनाकार माने जाते हैं। कौन? अग्निवेश, ठीक है। तो ये जानकारी आप रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ जाता है आपका, देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन आया। ये है आपका एंशिएंट और मेडिवल का मिला जुला एक रूप है ना, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का। तो देखिए 261 बीसी में इसमें पूछ रहा है कौन सा मेल सही मेल नहीं है, ठीक है। तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था, सबको पता है हुआ था। शक संवत 78 ईडी में लागू हुआ, ठीक है। मुस्लिम युग की शुरुआत भी 622 ईडी के आसपास हुई, ये भी सही है। लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु है ना, वो 1709 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए कलिंग की युद्ध के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखिए। इस पे ना जो अशोक के पापा परदादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, चढ़ाई किए थे लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी, ठीक है। फिर इसको अशोक को खुन्नस पड़ी थी उस चीज़ की, ठीक है हम जीतेंगे। फिर अशोक गए, उसके बाद जीता भी इन्होंने, बड़ा नरसंहार करा, बड़ा खून खराबा देखा। उसके बाद से इन्होंने युद्ध लड़ना और इन सब चीज़ों को त्याग दिया, ठीक है। तो इसलिए कलिंग का युद्ध बड़ा फेमस है। अब देखिए कलिंग का युद्ध अशोक और किन के बीच लड़ी गई थी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अनंत पद्मनाभम नाम के एक व्यक्ति थे, उनके साथ इन्होंने लड़ी थी। किन्होंने? अशोक ने, ठीक है। जस्ट वेट थोड़ा सा, ठीक है। हमने बात कर ली कलिंग युद्ध के विषय में, अनंत पद्मनाभम के विषय में। शक संवत के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए अगर शक संवत के हिसाब से आज को देखें तो हम क्या करेंगे, 2022 आज चल रहा है, तो अगर शक संवत के हिसाब से अपने डेट को देखेंगे तो 2022 से ना 78 जब हम माइनस कर देंगे तो हम शक संवत के हिसाब से बता पाएंगे हम किस शक संवत में हैं। अगर यहीं विक्रमी संवत पूछ ले तो विक्रमी संवत 57 बीसी माना जाता है ना। तो ये 57 जब हम ऐड कर देंगे आज की डेट में तो हम विक्रमी संवत के हिसाब से अपने डेट को बता पाएंगे, ठीक है। लिटिल बिट जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईडी अरब सऊदी अरब के लोकेशन में मतलब एक जनजाति थी, ठीक है। उसी से ये मतलब उत्पत्ति हुई, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707, उसके बाद मुअज्जम आए, उसके बाद बहादुर शाह आए, फिर उनको रिप्लेस वो गए तो 1770 में एक चूतिया आया फर्रुखसियर नाम का, जिसने क्या करा, अंग्रेज़ों को कॉइन मिंटिंग की अथॉरिटी दे दी, ठीक है। अब अंग्रेज़ों को कॉइन मिंटिंग की अथॉरिटी मिली तो पैरेलल इकॉनमी, यानी कि हमारे भारत की इकॉनमी के साथ साथ या राज्यों की इकॉनमी के साथ साथ ये ब्रिटिश वाले भी अपनी एक इकॉनमी स्टार्ट कर दिए, जिसको पैरेलल इकॉनमी बोलते हैं। सब चौपट कर दिया फर्रुखसियर 1717 में आके, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन है। तो दादा भाई नौरोजी हैं, WC बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। तो इसके सही जवाब में दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी, है ना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी फेमस भी थे, किस लिए फेमस थे? इन्होंने एक थियरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, तो इसलिए भी फेमस थे, है ना। चलिए WC बनर्जी के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। WC बनर्जी ने क्या करा था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उसको उसमें फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे यही थे, ठीक है।
इंडियन एसोसिएशन के इस्टेब्लिशमेंट में सूर्यनाथ बनर्जी का योगदान था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के विषय में इतनी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? ठीक है, 2 होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915 to 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ होम। ठीक है, वो 2 व्यक्ति कौन थे, अब आपको ये बतानी है। ठीक है अगर आपको पता हो तो ठीक है, आप ट्रिक कर लीजिए। वैसे मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि जब बात होती है 1907 की, ठीक है, ये है घटना सूरत में, ठीक है, कांग्रेस स्प्लिट की, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग 2 भागों में बट गए। ठीक है, जिसमें ये जो लोकमान्य तिलक जी हैं, है ना, इनको क्या करा गया, उठा के जेल में बंद कर दिया गया। लोकमान्य तिलक चले गए जेल। ठीक है, अब फिर से 1915 में रिटर्न आए। उस समय कौन काम कर रहा था, इन मतलब मॉडरेट काम कर रहे थे, है ना, जनता के लिए जो भी मतलब अपीलें दलीलें जो भी चल रही थी। तो एनी बेसेंट उस समय सामने उभर के आई थी। उन्होंने लोकमान्य तिलक को क्या करा, फिर से 1915 के सेशन में इनको मॉडरेट में क्या करा, एक बारी बात समझौता करके मिलाया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं दोनों की मिली भगत से होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जानकारी इतनी हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें दिया है कुछ समाज और कुछ व्यक्तियों का नाम, यानी कि समाज और संस्थापक। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ब्रह्म समाज किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ? 1828 में, इसी के नियर अबाउट 1828 ही है आई थिंक। ओके, रामकृष्ण मिशन किससे जुड़ा है? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 के नियर अबाउट इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, बात आती है आर्य समाज। आर्य समाज के लिए फेमस है दयानंद सरस्वती। कब? 1873 के नियर अबाउट। ओके, एडी की बात है। सत्यशोधक समाज से रिलेटेड हैं ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, अब देख लीजिए, ये मिलान तो हमने कर दी है ना, अब मिलान हो चुकी है। ठीक है, अगर सत्यशोधक समाज से रिलेटेड 1873, सॉरी ये 1873, 1875 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो अगर इतनी जानकारी है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर पाते हैं, फिर आप जवाब दे पाते हैं कि कौन किससे मिला हुआ है। तो आप नीचे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मिलाइए, डी से 5 कहाँ पे है? तो डी से 5 2 जगह पे है, इसमें भी, है ना। अब थोड़ा सा ऊपर जाइए, अब देखिए A2 3 कहाँ है? तो A2 3 दोनों में है। फिर देखिए B2 1 कहाँ है? B2 1 सिर्फ इसमें है, तो आपका सही जवाब मिल गया। तो C आपका हो जाएगा सही जवाब, है ना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, बड़ा फेमस नारा है। जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना, तो उसमें महात्मा गांधी जब देखते हैं कि स्थिति ऐसी है तो ऐलान कर देते हैं, डू और डाई, करो या मरो, है ना। तो ठीक है, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ये दी गई थी कोट, करो या मरो, है ना। क्वेश्चन बनता है कि 1942 का जो मूवमेंट था, ये मतलब महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है नॉन वायलेंट के कॉन्सेप्ट पे आधारित था या नहीं, अहिंसा का पालन कर रहा था कि नहीं? तो सही जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं क्या लेके आता है 10 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, तो देखते हैं कब दिया इन्होंने। 1938 नियर अबाउट, है ना। 1938 के ही एक मतलब कांग्रेस मीटिंग में चुनाव होता है अध्यक्ष पद का। तो आई थिंक महात्मा गांधी ना उठाए थे पटाभी सीतारामैया जी को। ठीक है,
और इधर से अगेंस्ट में से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और महात्मा गांधी को बड़ा हर्ट होता है कि मतलब पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है ना वो मेरी हार है, पर्सनल पे लेके चले जाते हैं और थोड़ा सा नाराज़गी जताते हैं। और इस विषय से ना मतलब ठेस पहुंचती है सुभाष चंद्र बोस जी को और वो रिजाइन मार देते हैं, है ना। और रिजाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ऐसी मतलब ठीक है, जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये उनके जगह पे कौन आते हैं, तो इनके जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, ठीक है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस पद का जो प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद जी को दिया जाता है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से रिलेटेड है बताइए? बिहार से हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, अगर आपको पता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चेनाब नदी पर स्थित है ना। और नदियों को थोड़ा सा जान लेते हैं, चेनाब के विषय में, झेलम के विषय में, रावी के विषय में, ब्यास के विषय में। ये जो चारों नदियां हैं ना, ये जो इंडस नदी है, मान लीजिए ये बुखचू लेक के आसपास से निकली ना, ये क्या स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है। तो इसमें ना जाके ये लोग ट्रिब्यूटरी का काम करते हैं, मिठानकोट के आसपास आके। ये सतलज है ना, इधर से जाती है सतलज, इधर से आपकी यहाँ से आती चिनाब, चिनाब में मिली होती है झेलम, इधर से जाके मिली होती है रावी, ठीक है। यहाँ से निकल के ब्यास, यहाँ के हरिके में आके मिली होती है सतलज में, है ना। ये सब जाके मिली होती हैं सतलज। और ये झांग में मिली होती है कौन? रावी, झांग डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और ये चेनाब, ये सब ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकली हुई नदियाँ हैं। और ये है आपका पीर पंजाल के वेस्टर्न सेक्टर से निकली हुई एक नदी झेलम, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं फिर से, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है। अब देखिए, ये हो गई आपकी चेनाब, इसके भी हम जानते हैं। चेनाब कहाँ से निकल रही है? ये लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वहीं से ये निकलती है चेनाब नदी। दो नदियों के मेल से, चंद्र और भागा नाम के दो नदियों के मेल से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि भारत की भूमि में इन सभी की तुलना में ये सबसे अधिक प्रवाहित होती है, ठीक है, चेनाब, ठीक है। और ये जो है ना नदियाँ ऊपर वाली, तो ये सारी सहायक नदियाँ चेनाब की, ठीक है। और ऊपर है आपकी जो झेलम, ये जो है आपकी झेलम है, ठीक है। ये कहाँ से निकलते हैं? जो पीर पंजाल श्रेणी है पर्वत की, तो उसके ना पश्चिमी सेक्टर से, पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी बोल लें, ठीक है। सॉरी। तो वहाँ पे एक वेरीनाग झरना है, तो वहाँ से निकलती है झेलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश में से जो नदियाँ रावी और ब्यास निकल रही हैं, तो ठीक है, रावी की एक विशेषता है, कुल्लू के आसपास से निकलती है, ठीक है। और ये निकल के जाके कहाँ पे? झंग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? पाकिस्तान प्रोविंस में, वहाँ पे मिल जाती है चेनाब नदी से, ठीक है। और ये रोहतांग जो पास है ना, रोहतांग पास के आसपास से निकलती है। इतनी जानकारी ठीक है। ब्यास के विषय में एक विशेषता कि ये 4000 मीटर ऊपर, 4 किलोमीटर नियर अबाउट ऊपर से निकलती है, ठीक है, उसी श्रेणी में जहाँ से ये निकल रही है। कौन? रावी, ठीक है। तो ये भी रोहतांग के आसपास ही है इसका सोर्स। तो ये आके हरिके में सतलज से मिल जाती है। ये सिपकिला पास से होके आती है सतलज, ठीक है। ये बोखरचू लेक के आसपास से, ठीक है, राकस्ताल के आसपास से निकलने वाली नदियां हैं सब। मानसरोवर यहाँ बड़ा झील हो जाता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको है तो ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये जो हमने अभी बताया ना, इसको हम आने वाले सेशन में बिल्कुल नीट एंड क्लियर आपको ग्राफिक्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, जो काफ़ी इजी होगा समझना। सॉरी। बसंत विषु होता है। अब देखिए, बसंत विषु क्या होता है? बसंत विषु एक्चुअली किस डेट को होता है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए एक बारी आप, ठीक है, चलिए देख लिया होगा आपने। तो एक्चुअली ये 21 मार्च को होता है। इसको बसंत विषु क्यों कहते हैं? देखिए अभी क्या होता है, मान लीजिए ये है हमारी सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति है। तो ये ना जब हमारे मान लीजिए सूर्य तो चलता नहीं है, पृथ्वी चलती है, ठीक है। तो यहाँ इस स्थिति में जब आ रही है 21 जून की स्थिति में, ठीक है,
तो जब ये एंट्री लेती है ना इधर को, किधर, अगर हम मोटा मोटी समझे, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, जब सूर्य हमारे नदन हेमिस्फीयर की तरफ एंट्री लेता है, ये हो गया मोटा मोटी ऊपर से समझने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वसंत विषुव बोलते हैं। ये 21 मार्च को, ये 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को इस पे सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा, तो इस पे सीधे पड़ती हैं, ठीक है। और अगर ये भूमध्य रेखा है तो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर हो गई, है ना। तो ऐसी अगर स्थिति है तो 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पे सीधे पड़ती हैं ये किरणें। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो उस 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो 21 मार्च का डेट आप याद रखिए, बसंत विषुव स्टेट को होता है। सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान की खेतड़ी में, मतलब खेतड़ी परियोजना किस रिलेटेड है। तो राजस्थान की खेतड़ी तांबा से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। ये बहुत पहले की चीज़ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही फेमस है ये वाली बात। अब देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, सबको पता है, ये आसाम में है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, ये काजी है और यहाँ पे एक पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये न्यूज की बात है। तो पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो राइनोसोरस के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी है, जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, वन हॉर्न राइनोसोरस, तो सिंगल हॉर्न राइनोसोरस वो ही बोलते हैं उनको, तो उनकी जो घनत्व है काजीरंगा में तो ठीक है, उनकी संख्या अधिक है, लेकिन पोबितारा में उनकी डेंसिटी अधिक है अकॉर्डिंग टू, मतलब उनकी पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से पोबितारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें इनकी संख्या अधिक है। अब क्वेश्चन बने कि आसाम में मतलब और भी कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मानस है, नरौरा है, दुबई सैखोवा है ना, दुबरी सैखोवा, और एक दो हैं, ठीक है, आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, बहुत इजी, नदी तंत्र आपने पढ़ा होगा तो आंख बंद करके मार दिया होगा आपने, ठीक है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा तो नदी तंत्र हैं, हिमालय नदी तंत्र की, है ना, ये जो दो नदियां हैं, लेकिन कावेरी और गोदावरी नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडिया की नदियां हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा हम बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा ही बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो हमारा ना जो गंगा निकलती है यहाँ से निकलती है, तो ये हिमालय सीरीज है, गंगा निकलती है ऐसे आके कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना, बांग्लादेश से होते हुए। अब यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, हिमाचल प्रदेश से होती हुई ऐसे आसाम मेघालय से होते हुए आगे गंगा में मिलके ये भी गिर जाती है ना। लेकिन जो गोदावरी है यहाँ मध्य महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के आसपास से निकलती है, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी है कर्नाटक से निकलती है ऐसे होते हुए तमिलनाडु सेक्टर में होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोनों नदियाँ तो नहीं हैं, और ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ हैं, नदी तंत्र पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैंक दर का क्या अर्थ है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बैंक दर एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि ये बैंक है, ठीक है सॉरी, और ये आप हैं, ठीक है, और बैंक के ऊपर भी एक बैंक होता है जिसे बैंक का पापा बोलते हैं, ठीक है, वो है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। तो होता यूँ है कि मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो इस बैंक से लेके आए, तो आप कुछ क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कुछ परसेंटेज, ठीक है, ब्याज देते हैं। और ये बैंक, इसके पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, अगर ये इसके पास से पैसे लेके आता तो ये इनसे लेता है जो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है इसको बोलते हैं हम बैंक रेट, ठीक है। तो ये क्या है,
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। अगर आरबीआई का नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। मतलब कि अगर सीआरआर को घटा दें तो जो आरबीआई का क्या है क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या, कितना लोन दे पाएगा, कितना कर्ज दे पाएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये सीआरआर को समझिए पहले। ये बैंकों का पापा आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करता है। मान लीजिए बहुत सारी बैंकें हैं, ठीक है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिसेशन की स्थितियां जो मार्केट में आती हैं उनको रेगुलेट कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मतलब कुछ मतलब टूल्स अपनाती है। तो उसमें एक सीआरआर, यही जो कैश रिजर्व रेशियो है जिसको नगद कोषानुपात कहते हैं, सीआरआर। इसमें क्या होता है, आरबीआई इनके ऊपर मान लीजिए कि इनके पास 100 रुपये का एनडीटीएल है, ठीक है, ये बैंक है कोई, इनको कहती है आरबीआई कि इसमें से आप 20 रुपया अपने पास निकाल के सुरक्षित रखें। किस लिए, मान लीजिए ये 100 रुपया अगर मान लीजिए यहाँ से इन्होंने 50 ले रखा है, अब 50 इन्होंने कहाँ से ले रखा है, जनता से, है ना। तो ये 50 जो जनता से ले रखे हो आप, उसकी लाइबिलिटी के लिए कुछ सिक्योर मनी आपको रखनी होगी, ठीक है। तो वो सीआरआर के रूप में मान लीजिए अगर आप 20 रुपया रख रहे हैं, ठीक है, वही सिक्योरिटी, तो 20 रुपया तो आपके पास मार्केट में देने के लिए या क्रेडिट देने के लिए कितना है, केवल 80 रुपया है। अब इसमें कह रहा है यदि जो इस अनुपात को घटा दें, यानी 20 से घटा के अगर इसको 10 कर दें, अगर इसको हम 10 घटाएंगे तो 10 इसमें ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, 80 से 90 हो जाएगा। तो उसकी क्रेडिट जो मतलब साख है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, क्रेडिट साख मतलब साख है, क्रेडिट मतलब साख ही बढ़ जाएगी या फिर क्रेडिट देने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले 80 था, अब 90 दे के अपने पैसे कमाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। संसाधनों पर निजी अधिकार देखिए केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही होता है, ठीक है। तो ये आंसर है ए। हमारे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। अब देखिए ये 100 रुपये का नोट है तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 रुपये का है तो वो वित्त मंत्री के हाथ होगा, केवल 1 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए अगर आपको पता है तो ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक्चुअली इसका होता है। पहले ना ये जो कॉन्सेप्ट है फेमा, ये फेरा नाम से था, ठीक है, फेरा, ठीक है। फिर बाद में FERA फेरा नाम से था, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया, फेरा से हो गया फेमा, ठीक है। तो ये जो फेरा है ना ये 1973 का है और ये जो फेमा है 1999 का, ठीक है, एक्ट है, ओके। और ये जो फेरा है ना ये प्रोमुलगेशन का काम करती थी, पेमेंट को और एक्सचेंज रेट को प्रोमुलगेट करती थी, तो जैसे कंट्रोल करने का काम ज़्यादा करती थी। और ये जो फेमा है ये क्या करता है, एक्चुअली प्रमोट करता है, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। किसको, पेमेंट को और जो एक्सचेंज रेट है उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है, किसमें। अब देखिए अगर ये सेंट्रल लिस्ट का विषय होगा, सेंटर कहाँ कहाँ देखती फिरेगी, इसलिए ये सेंट्रल लिस्ट का विषय नहीं है, एक्चुअली ये है स्टेट लिस्ट का विषय, राज्य सूची में, ठीक है, हो गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, वेट ऑफ ऑयल। तो हमने देख लिया कि जो
मतलब पहला 21 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था एक्चुअली राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। सॉरी, देखिए जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है ना, ये महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 40 है, ठीक है, आपको भी पता होगा कि जो आर्टिकल व्हाट हैपेंड, हाँ, जो आर्टिकल 40 है वो पंचायत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बात करती है जो डीपीएसपी में है। ठीक है, देखिए 36 से 51 के बीच में आपके मतलब डीपीएसपी के सारे प्रावधान हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, तो उसी में 40 भी आता है। ये गांधीयन विचारधारा से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए जब पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जिक्र हो रही थी तो उस समय ना इसके विरोध में खड़े थे कौन, इसके विरोध में खड़े थे ठीक है, बाबा साहेब। ठीक है, तो BR राव, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये मतलब खड़े थे अगेंस्ट में कि नहीं ऐसी व्यवस्था होगी तो जो मतलब उच्च वर्ग वाले हैं फिर से इस पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और महात्मा गांधी इस चीज़ पे मतलब इसके फेवर में थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर एक के संथानम मतलब नाम के व्यक्ति थे, के संथानम कमेटी थी, या फिर कमेटी नहीं गठित हुई थी एक्चुअली, के संथानम थे। ठीक है, तो के संथानम ने सजेस्ट करा कि ठीक है इसको डीपीएसपी का पार्ट बना दीजिए। ठीक है, तो इसको डीपीएसपी का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है अगर पूछे तो, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 23। अब इसमें पूछ रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 19 है नहीं, क्योंकि ये फ्रीडम से रिलेटेड बातें करता है ना, राइट टू फ्रीडम है ना। आर्टिकल 29 एंड 30 ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। अब देखिए बचा क्या है, आर्टिकल 21 है, ये तो यही सही जवाब है। इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, 2002 के नियर अबाउट इसको ऐड करा गया था। ठीक है, पहले ये जो मतलब शिक्षा का अधिकार है तो ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत ना एक डीपीएसपी में रखा गया था। ठीक है, और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न था। फिर बाद में ये 6 साल तक का तो ठीक है आर्टिकल 45 के अंतर्गत ही रखा गया, लेकिन इसके ऊपर जो ना 6 से 18 तक के बच्चों का, ठीक है, इनको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से आपको बताना है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव इन व्यक्तियों में से किसने रखा था। सिंपल, 1946 नियर अबाउट जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी को एक स्टेप आप आगे बढ़ के जानकारी रखें, इसको प्रियम्बल बना दिया गया, बाद में इसको प्रियम्बल बना दिया गया उद्देशिका के रूप में। यही इनका जो नेहरू प्रपोजल था उसी को आगे प्रियम्बल बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित, अभी हमने बात करी है ना, तो इसकी जानकारी तो आपको हो गई होगी। आर्टिकल 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि अगर कोई बंधुआ मजदूरी, है ना, ऐसे कोई काम किसी से करवाता है तो आर्टिकल 24 सामने आती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ से रिलेटेड, और आर्टिकल 29 इसी से रिलेटेड बात करता है, यानी कि अल्पसंख्यकों के इसमें हित निहित हैं आर्टिकल 29 में। मतलब क्या, अगर माइनॉरिटी को इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करता है तो उनको प्रिविलेज मिलता है। अगर वो मतलब उसमें मतलब अपने ही पैसों से अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है तो उन्हें ठीक है उनको मिलता है, तो ठीक है आप कर सकते हो। कभी कभी स्टेट भी थोड़ा सपोर्ट करती है इन चीज़ों के लिए, या फिर उनका कोई पर्सनल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर कोई एजुकेशन लिटरेचर लिपि है। देखिए ये 26 है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठोस चालकों में धारावाहक होते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है, धातु है, अब यहाँ पे आपने ला के करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करने का काम करते हैं। मतलब
कैरियर होते हैं, ये चार्ज का कैरियर होते हैं, जो आवेश आता है ना करंट में, इसको यहाँ से यहाँ तक ढोने का काम फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये सही जवाब हो जाता है कि ठोस चालक में धारावाह का काम फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सिंपल है, दूरी की इकाई है ना। अगर आपको नहीं पता तो पता नहीं क्या क्या नाप देंगे आप इसमें, है ना। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करती है। किन के बीच की दूरी? दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो स्टारों के बीच की दूरी, दो गैलेक्सियों के बीच की दूरी, है ना। तो प्रकाश वर्ष क्या है? बहुत बड़ी इकाई है। मतलब एक प्रकाश वर्ष में, निर्वात में अगर प्रकाश ने कोई चाल चली है ना, तो वही दूरी मापने में जो इकाई यूज़ होती है तो उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो CaOCl2 होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो चलते बनिए। अब उसका काम क्या है सबको पता है, विरंजन का काम करता है। इसको नालियों में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जैसे क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिक मैथमेटिक्स, उलझा सा, थोड़ा सा क्यूट सा क्वेश्चन है। 18 कैरेट सोने में अगर खरे सोने का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कितना होता है? वैसे तो आपकी जानकारी हो तो आप मान लेंगे 75%। अगर ना पता हो तो कैसे करेंगे? देखिए 24 कैरेट जो होता है वो कितना होता है? 100%। ठीक है, इसमें 100% गोल्ड होता है। ठीक है, अगर 1 कैरेट अगर आप काउंट करें, 1 कैरेट की वैल्यू तो आपको कितना निकल के आती है? तो 100 डिवाइडेड बाई 24। अब इसी 1 कैरेट की निकल गई, अब आपको 18 कैरेट की निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 का, है ना। तो कितना निकल के आएगी? एक बार कीजिए तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 25 या 75% है ना। तो ठीक है, हो जाता है सॉल्व अगर आपको जानकारी हो तो। ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें कितने भी कैरेट का अगर परसेंटेज ज्ञात करना हो तो जो 100/24 है ना, इसमें मान लीजिए अभी तो ये 18 कैरेट पूछ लिया, 17 पूछ ले, 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पूछ ले, 17 का मल्टीप्लाई करके 100/24 में काउंट कर लीजिए, है ना, सिंपल। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? देखिए आपने कोरोना काल में बहुत विटामिन सी लिया है, तो विटामिन सी ही होता है और कुछ होता नहीं है संतरे में, विशेष कर यही होता है। ठीक है, विटामिन ए गाजर में मिलता है जो आपके आँखों को ठीक रखता है। विटामिन बी है, तो ये तो है नहीं संतरे की चीज़, तो विटामिन सी सही जवाब है। आगे मार के बढ़ सकते हैं। देखिए जीएस का पोर्शन लगभग हमने कर लिया। मैथ वाले क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में कर लें, और उसके बाद और जो पैसेज वगैरह हैं ना, हिंदी वगैरह, वो पैसेज के साथ हम कर लेंगे। तो मैथ हुआ और वो क्या बोलते हैं डीआई एक साथ कर लेंगे, पैसेज और ये हिंदी के क्वेश्चन हम एक साथ कर देंगे। तो अभी का सेशन यहीं तक। और ये जो मतलब ये न्यूमेरिक्स हैं, जैसे ये कूट वगैरह है और ये जो एप्टीट्यूड है ना, इसको हम एक सेकेंड पार्ट में कर लेते हैं। तो अभी का सेशन ठीक है यहीं तक रखते हैं। ये जो करेंट अफेयर वाला पोर्शन है ना, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, पुराना हो चुका है। इसमें जो रिलेवेंट होगा उसको हम डिस्कस कर देंगे, बाकी को क्विट कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आया, सारी जानकारियाँ अच्छी लगी ना, तो आपको भी बताएं कि फैमिली ग्रो करने में हेल्प कीजिए। दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी। Thank you. See you soon in the next session.